रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं। तो उनको अगर बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में मैं आपको समझाऊं तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं, है ना, जिसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं अगर हम एक बार उसको यूज़ कर लेंगे तो, ठीक है। जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, नेचुरल गैस, जितनी भी नेचुरल गैसेस होती हैं वो हो गई। तो दोस्तों अगर हमें इसे लिखना हो तो किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो एग्जॉस्टेबल सोर्सेज होते हैं, ठीक है। एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कैन नॉट बी रिप्लेस इफ़ वंस दे आर यूज्ड। एक बार अगर हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो फिर रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बताई दी है। इसी तरीके से अगर मैं नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करूं, है ना, पहले हमने कन्वेंशनल के बारे में पढ़ा था, अब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, ये ऐसे सोर्स होते हैं कि हम इसको दोबारा से, है ना, कैन वी यूज़ टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन, यानी कि हम बार बार एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सोर्सेज जिसको हम बार बार एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, और उन्हीं को ही हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर लिख कर आना, ठीक है। इन एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे सन हो गया, सन से आपकी एनर्जी जितनी भी आती हैं, आपने देखा भी होगा सन से रेडिएशंस वगैरह होती है ना, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, बार बार सन को यूज़ करते हैं ना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो वही चीज़ है, वाटर को भी हम इसी तरीके से करते हैं। आपने देखा होगा बॉयलर्स जो होते हैं हमारे, है ना, जिसमें हम वाटर देते हैं और हीटअप करते हैं नीचे से, तो वहाँ से स्टीम जनरेट होती है, स्टीम के बाद टरबाइन पे हम लोग उसको भेजते हैं, वहाँ से क्या होता है, एनर्जी हमको मिल जाती है। तो बेसिकली यही जो सोर्सेज होते हैं जिसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के कौन कौन से टाइप होते हैं उनको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर टोटल 8 टाइप के लिखे हैं एनर्जी सोर्सेज। तो आपको करना क्या है, जो क्वांटम में एनर्जी सोर्सेज दे रखे हैं ना, उसको एक बार रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। और अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो मैंने क्या किया है, इन 8 टाइप के एनर्जी सोर्सेज हैं, इनको अच्छी तरीके से आपको लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज होते हैं। बाकी की रीडिंग आपको अपनी तरफ से करनी है। मैं आपको केवल 2 एनर्जी सोर्सेज के बारे में अच्छे से बताऊँगा डिटेल में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा एनर्जी सोर्सेज होता है सोलर एनर्जी, है ना, आपको पता है सन से रेडिएशन वगैरह आती हैं वो वाला। बायोमास, हाइड्रो एनर्जी, फिर हम बात करें तो हमारे पास विंड एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी होती है, वेव एनर्जी होती है और जियोथर्मल एनर्जी होती है। इसी तरीके से हमारी हाइड्रोजन एनर्जी भी होती है। तो दोस्तों ये टोटल 8 टाइप के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। अब हम कोई 2 डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है सोलर एनर्जी, क्योंकि इसकी यूनिट जो सेकंड है उसमें ही सोलर पावर प्लांट के बारे में दे रखा है। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं सोलर एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो देखो यहाँ पर मैं लिख कर भी लाया हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप लोग यही लिख सकते हो, जो सोलर एनर्जी होती है दोस्तों वो चीप होती है, क्लीन होती है और एविडेंटली अवेलेबल भी रहती है, यानी कि आपको आसानी से मिल जाती है। फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, ये जो सन होता है रिलीज़ करता है क्या, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करता है ड्यू टू कंटिन्यूस फ्यूज़न रिएक्शन। और वहाँ पर दोस्तों कंटिन्यूस फ्यूज़न रिएक्शन होती रहती है, टेकिंग प्लेस इनसाइड द सन, सन के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ज़रूर लिख कर आना। फिर अगर मैं बात करूँ तो देखो, सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड एज, सोलर एनर्जी को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है दोस्तों, बाय डायरेक्ट कन्वर्जन टू अ फ्यूल बाय फोटोसिंथेसिस।
आपको पता है फोटोसिंथेसिस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं फ्यूल में। तो एक इस तरीके से हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। और दोस्तों बाय डायरेक्ट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी बाय फोटोवोल्टिक, है ना, जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट आगे आप लोग पढ़ोगे, उसमें क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, सोलर एनर्जी का बेसिकली। और आप लोग क्या कर सकते हैं, बाय कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी वाया थर्मो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। जो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम होता है वहाँ पर भी हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। और देखते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, पहला जो पॉइंट था वो ये था, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट पॉल्यूटिंग, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन फ्री रहता है। देयरफॉर हेल्प इन डिक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसीलिए ये मदद करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में कम करने के लिए, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कम से कम हो, डिक्रीज हो जाए, उसमें हेल्प भी करता है क्योंकि ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर मैं इसमें बात करूं कि जो सन होता है वो कितनी एनर्जी सेंड करता है, ठीक है, तो द सन सेंड आउट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। आपको पता है सन रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को सेंड करता है, और किस रेट से सेंड करता है, 3.7 इंटू 10 की पावर 20 मेगावाट। इस रेट से एनर्जी को सेंड करता है, रेडिएशन को सेंड करता है। हाउएवर द एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, और अर्थ के द्वारा इंटरसेप्ट कितनी की जाती है, 1.85 इंटू 10 की पावर 11 मेगावाट। देखो कितनी ज़्यादा सेंड करता है और कितनी कम इंटरसेप्ट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर मैं पूरा ब्लॉक डायग्राम की बात करूं कि अगर आपके पास आ जाए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के टाइप क्या होते हैं, तो आपको इस तरीके का डायग्राम बनाकर आना है। यहाँ पर आपको अर्थ दिखेगी, ठीक है, ये आपको देखो जियोथर्मल आपको लिख देना इस तरीके से, एक अर्थ की क्रिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कुछ डायग्राम बनाना है। ये आपके क्वांटम में भी डायग्राम मिल जाएगा, अगर आपको यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है। ये अपना सन है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रो लिखा हुआ, यहाँ विंड, ओशियन वेव, टाइडल, है ना, और आपको सोलर, मून, बायोमास, बायोफ्यूल। तो इस तरीके का आपको कुछ डायग्राम बना देना है। ध्यान रखना ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट के अंदर जितने ज़्यादा डायग्राम बनाओगे आप, उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो नॉइसलेस ऑपरेशन होता है ना, इसमें कोई आवाज़ नहीं होती है। और अगर हम बात करें तो ये कम स्पेस घेरता है, ठीक है, क्योंकि हमको जो भी स्टोरेज वगैरह करना होता है वो कम स्पेस में ही हो जाता है। और अगर हम बात करें चीपर इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, इसकी कॉस्ट भी चीपर रहती है और सस्ती रहती है। और नो नीड ऑफ कंटेनर्स, कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है टू स्टोर द फ्यूल, फ्यूल को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और जो मैंने आपको ऑक्यूपाई लेस स्पेस बोला है फ्लोर के ऊपर, क्यों? क्योंकि इसमें हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, नो नीड ऑफ स्टोरेज वेसल्स, स्टोरेज वेसल की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसीलिए कम स्पेस घेरता है। तो अगर मैं डीमेरिट की बात करूं तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जब बारिश होती है ना, रेनी सीजन होता है, क्लाउड डे होते हैं, जब बादल वगैरह होते हैं, और रात के वक्त सूरज तो निकलता नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट हम लोग लगाते हैं, सोलर सेल्स वगैरह हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो वो जितने भी इक्विपमेंट्स दोस्तों हैं वो सब फेल हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, ओके। क्योंकि आपको पता है जब बारिश हो रही है या फिर क्लाउडी डे है ना, बादल वगैरह छाए हुए हैं, और रात के वक्त सोलर अपने जो सन होता है वो रेडिएशन तो छोड़ता नहीं है, तो जिस वजह से जितने भी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, फेल हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेज की, तो ये लार्ज स्पेस, इसको ज़रूरत होती है लार्ज स्पेस की, ताकि सोलर जो एनर्जी है हम उसको यूज़फुल रेट से कलेक्ट कर सकें। याद रखना यूज़फुल रेट मस्ट है। अगर हम सोलर एनर्जी को यूज़फुल रेट से कलेक्ट करना चाहते हैं तो हमको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट अपनी एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है टाइडल एनर्जी, ठीक है।
तो देखो अगर मैं इसकी बारे में बात करूँ टाइडल एनर्जी होती क्या है, तो एक आप लोग विजुअलाइजेशन करो अपने दिमाग के अंदर। आप लोग समुद्र में गए होगे, है ना। टाइडल का मतलब कहीं ना कहीं वेव से आपको आ रहा होगा, विजुअलाइजेशन आ रहा होगा। जब आप समुद्र के पास जाते हो तो आपने देखा होगा कि वेव्स उठती हैं, है ना। तो वही अप एंड डाउन जैसे हम लोग बोलते हैं, वाटर लेवल ऑफ सी दोस्तों अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, तो वही तो टाइड है, उन्हीं को हम लोग टाइड बोलते हैं। अब उसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी सोर्सेज के लिए, या फिर यूँ कह दो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो हमें समझना है टाइडल एनर्जी के अंदर। तो देखिए अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ यहाँ पर, सबसे पहले डायग्राम को समझिए। ये हमारे पास टाइडल बेसन होता है दोस्तों, ये मैंने बनाया ना, ये आपका टाइडल बेसन है, ठीक है। ये आपका टाइडल बेसन हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक डैम लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक डैम लगा दिया। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये क्या है, आपका जनरेटर है, यहाँ पर हमने जनरेटर लगा दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसकी डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन का मस्ट आपको याद रखना है, ठीक है। हाई टू लो, यहाँ पर लो टाइड है यानी लो वेव फॉर्म हो रही है, और यहाँ पर क्या है, हाई टाइड दे रखे हैं, और ये आपका वाटर है सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पर आपको यही याद रखना है, एक तो आपको ये डायग्राम बनाना है अच्छी तरीके से, यहाँ आपको हाई टाइड दिखा देना है इस एरिया में, और यहाँ पर आपको लो टाइड दिखा देना है, ठीक है। और जनरेटर चलता है, जब जनरेटर चलता है रिवर्सिबल टरबाइन जनरेटर सेट यहाँ पर लगा होता है। एक काम और करना, यही जो डायग्राम है इसी को एक बार और बनाना, है ना। यहाँ मैंने आपको छोटा सा बनाकर दिखाया, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर इस बार क्या करना, आप लोग लो टाइट कर देना, यहाँ पर हाई टाइट कर देना, और जब जनरेटर सेट लगाओ ना तो इसकी डायरेक्शन पलट देना, ठीक है। बाकी ये डैम है, ये आपका बेसिन है, ये आपको ज़रूर बनाना है। आइए दोस्तों अब हम इसको समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में, किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टाइडल होते क्या है, या फिर यूँ कह दें हम लोग टाइड क्या होते हैं। तो देखिए, द पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल ऑफ सी, है ना। जो हमारा सी होता है उसका पीरियडिक राइज एंड फॉल हो रहा है वाटर का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। कैसे, क्यों बोलते हैं, ड्यू टू एक्शन ऑफ सन एंड मून ऑन द वाटर ऑफ अर्थ। ये ऐसा होता क्यों है, ये इसीलिए होता है, एक्शन ऑफ सन एंड मून, सन और मून के जो एक्शन होता है वाटर के ऊपर, उसी को हम लोग, उस वजह से ये राइज एंड फॉल होता है। समुद्र के जो वाटर लेवल का राइज एंड फॉल होता है दोस्तों, सन और मून की एक्शन की वजह से होता है अर्थ के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक बार आप लोग दोबारा से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, द पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल ऑफ सी ड्यू टू एक्शन ऑफ सन एंड मून ऑन द वाटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड टाइड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, द डिफरेंस इन वाटर सरफेस एलिवेशन एट हाई टाइड एंड लो टाइड कैन बी यूटिलाइज टू ऑपरेट द हाइड्रोलिक टरबाइन इन ऑर्डर टू जनरेट पावर, ठीक है। यहाँ इन्होंने ये बोल दिया कि अगर हमको पावर जनरेट करनी है तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों हाई टाइड का और लो टाइड के बीच का जो डिफरेंस होता है, यहीं पर हम लोग क्या लगाते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन लगाते हैं, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। टरबाइन सेट जो यहाँ पर लगाते हैं, और इसी की मदद से हमें क्या मिलती है, पावर को हम लोग जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, अगर हम इसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम इसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो हम लोग एक हाइड्रोलिक टरबाइन लगा देते हैं, और जिसकी मदद से हम लोग पावर को जनरेट कर पाते हैं। इन दिस वे एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड फ्रॉम हाई एंड लो टाइड्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एनर्जी को हार्नेस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने टाइडल एनर्जी पढ़ ली, समझ ली किस तरीके से हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। अब हम इसके देखते हैं मेरिट और डिमेरिट्स क्या होते हैं, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेज यही है, वेरी लेस एरिया रिक्वायर्ड
बिकॉज दे आर ऑन बेस। आप लोगों ने देखा होगा हम डैम वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जितने हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उतने हम लोग वाटर को यूज़ करते हैं। बेसिकली डैम हम लोग इसीलिए तो बनाते हैं ना, पानी को इधर ट्रांसफ़र करना हो दूसरी साइड तो कर सकें, इधर करना हो तो कर सकें, यानी कि जब पानी का मुख कहीं भी चेंज करना हो हमको, हम लोग कर सकते हैं ईजिली। तो वही तो डैम होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि बहुत कम एरिया हमको ज़रूरत होती है। फिर देखिए दोस्तों, इट इज़ फ्री फ्रॉम पोल्यूशन एज इट डज नॉट यूज़ एनी फ्यूल। ये पोल्यूशन फ्री भी होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्यूल तो इस्तेमाल करते नहीं हैं हम लोग। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी अनहेल्दी वेस्ट लाइक गैसेस एज रिफ्यूज़ ETC। ये कोई अनयूज़फुल या फिर अनहेल्दी दोस्तों वेस्ट नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई गैस वगैरह ये रिलीज़ नहीं करते हैं, कोई राख वगैरह नहीं बनती है। तो ये सब क्या है, इसके एडवांटेज हो गए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेज। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है, टाइडल प्लांट या फिर टाइडल पावर प्लांट कैन बी डेवलप्ड ओनली इफ़ नेचुरल साइट्स आर अवेलेबल। अगर नेचुरल साइट्स अवेलेबल है वहीं पर हम लोग टाइडल प्लांट लगा सकते हैं। सेकंड, अगर हम डिस्कस करें, द कैपिटल कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट इज़ हाई। जो कैपिटल कॉस्ट होती है पावर प्लांट की वो बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइडल एनर्जी ऑन स्मॉल स्केल हैज़ नॉट येट प्रूव्ड इकोनॉमिकल। और जिस तरीके से हम लोग टाइडल एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल पर, तो उसको अभी तक कहीं भी प्रूव्ड नहीं किया गया है कि ये जो प्रोसेस है वो इकोनॉमिकल है। तो ये इसके क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो गए दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देखो लास्ट हमने डिस्कस किया था ये टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। इनको अच्छे तरीके से समझिए। ये मैंने यहाँ पर आपको 4 बताए हैं। एक तो नेचुरल गैस, सेकंड ऑयल, थर्ड अगर हम बात करें कोल, फोर्थ अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर। यहाँ पर एक बात आपको और याद रखनी है, कभी कभी आपको फॉसिल फ्यूल्स भी लिख कर आ सकता है ना। फॉसिल फ्यूल्स कैसे मिलते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग यही लिख सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कोल एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से हम लोगों को कोल एनर्जी मिलती है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो कोल होता है ना, एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होता है। पहली बात आपको ये याद रखनी है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट बuried अंडर द लेयर ऑफ सिल्ट्स। आप सभी लोग जानते हैं कोल किस तरीके से मिलता है। लकड़ी को आप लोग जलाते हो तो बच जाता है वो कोयला, वही तो कोल होता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। इट इज कंपोज्ड मेनली कार्बन, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फिर कोल इज़ फाउंड कहाँ पर मिलता है कोल, यहाँ ज़्यादातर आप देखा भी होगा, यूपी में कोयला बहुत होता है, एमपी में, बिहार में, झारखंड में, ये इंडिया की कुछ जगह हैं, यहाँ पर कोल आपको मिल जाएगा ईजिली। अब हम लोग इसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं कि कोल का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखो, सबसे पहला यूज़ तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोल की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, देखो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा पावर प्लांट होता है। पावर प्लांट में आपने बॉयलर्स देखा होगा, है ना। बॉयलर्स को जब हम हीट अप करते हैं तो कोल की मदद से करते हैं। कोल को बर्न करते हैं, यहाँ से हीटिंग बॉइलिंग में जाती है और वहाँ से हम लोग बॉयलर के अंदर वाटर डालते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, स्टीम जनरेट होती है। जब स्टीम जनरेट होती है उसको हम लोग टरबाइन पे सेंड करते हैं। जब टरबाइन पे सेंड करते हैं तो टरबाइन के बाद हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर लेते हैं। तो सिंपल यही कहानी है, और ये कहानी मैंने यहाँ पर लिख दी है। देखो, कोल इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पावर प्लांट यूज़ कोल। पावर प्लांट में हम लोग कोल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, फॉर हीटिंग द वाटर, वाटर को हीट करने के लिए, टू जनरेट स्टीम, ताकि हम लोग स्टीम जनरेट कर पाएँ, विच रन्स द टरबाइन, जो कि टरबाइन को चलाती है, और स्टीम हमको यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग मिल जाती है, हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी रहती है।
कोल इज हीटेड इन फर्नेस, कोल को हम लोग फर्नेस में भी हीट करते हैं ताकि कोक बन सके। विच इज यूज टू मेल्ट आयरन, जिसका इस्तेमाल हम लोग आयरन को मेल्ट करने के लिए करते हैं। फॉर मेकिंग स्टील, ताकि स्टील हम लोग बना सकें। और कोल का इस्तेमाल हम लोग वेरियस इंडस्ट्रीज में करते हैं। हीट ऑब्टेन फ्रॉम कोल, है ना, ताकि हमको हीट मिल सके। इन मेकिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक बना सकें, तार बना सकें, सिंथेटिक फाइबर बना सकें। तो बेसिकली हम लोग मेल्टिंग पर्पज से के लिए भी हम लोग कोल का इस्तेमाल करते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज के अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि कोल की वजह से क्या क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखिए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात क्या है कि जब हम कोल को जलाते हैं, जब हम कोल का कंबंशन करते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल, किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं? फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कोल को जलाते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कोल का जो जब हम यूज़ करते हैं वहाँ से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जनरेट होती ही है। और एक और देख लेते हैं, कोल आल्सो प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, कोल सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? विच इज़ कॉज फॉर एसिड रेन, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिड रेन्स हो सकती हैं। ठीक है, चलिए, ये तो छोटी सी कहानी थी कोल के बारे में, एक मैंने आपको बता दिया, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो हमारे पास है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस को भी आप लोग अच्छी तरीके से समझिए, ये नेचुरल गैस क्या होती है। देखो, अगर मैं नेचुरल गैस के बारे में बात करूं तो देखो, नेचुरल गैस फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल। डिकम्पोजिशन, जब हम डेड एनिमल का जब डिकम्पोज होता है, धीरे धीरे डेड एनिमल नष्ट होते चले जाते हैं, या फिर जो प्लांट्स होते हैं वो जल जाते हैं अंडर द अर्थ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर नेचुरल गैस के बारे में बात हो रही है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इट इज़ कंपोज्ड मीथेन गैस, है ना, विच इज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन, और थोड़े से अमाउंट में प्रोपेन भी होती है और इथेन भी होती है। तो तीन गैस के बारे में याद रखना है, एक तो आपके पास मीथेन होती है, सेकेंड प्रोपेन होती है, और फिर आपकी इथेन होती है। ये तीनों गैस आपको याद रखनी है नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस इज़ द क्लीनेस्ट फॉसल फ्यूल, ये सबसे ज़्यादा क्लीन फॉसल फ्यूल होता है। तो अगर मैं इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करूं, इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, ताकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। अगर मैं एडवांटेजेस के बारे में बात करूं कि भाई इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो नेचुरल गैस जो होती है ना, नेचुरल गैस हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इट बर्न विदाउट एनी स्मोक, कोई जब ये बर्न होती है ना दोस्तों, कोई भी स्मोक, धुआं वगैरह नहीं निकलता है, क्योंकि इसकी कैलोरिक वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। इसीलिए ये इसका क्या हो गया? एडवांटेज हो गया। इट कैन ईजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन, और हम लोग एक जगह से दूसरी जगह को अगर नेचुरल गैस भेजनी होगी तो हम पाइपलाइंस के थ्रू आसानी से भेज भी सकते हैं। तो ये कहानी थी कुछ हमारी किसके बारे में? नेचुरल गैस के बारे में। तो अभी तक हमने ये सीख लिया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको दो एनर्जी सोर्सेज के बारे में अच्छे से बता दिया। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, है ना। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, एक कन्वेंशनल रिसोर्सेज होता है और एक आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होता है। अगर मैं कन्वेंशनल की बात करूँ तो यहाँ पर कॉमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं। कमर्शियल के अंदर आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, यहाँ पर फायरवुड, ड्राई डंग। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में तो हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस कर ही चुके हैं। बायो एनर्जी हो गई, आपकी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई।
अब एक क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, यहाँ पर बोला गया दोस्तों, देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यही बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये वाले जो सोर्सेज होते हैं, इसके बारे में हमको बताना है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में कोई हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है ना, या फिर थोड़ा कम इफेक्ट करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली इम्पोर्टेंस बतानी है, क्या इम्पोर्टेंस होती है इनकी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है, देखो, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फिनोमेना ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है, आसपास का जो वातावरण है, उसका टेम्परेचर बढ़ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू राइज इन कंट्रैक्शन ऑफ वेरियस गैसेस। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारी गैसेस होती हैं, और उन गैसेस का बढ़ना जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग हमारी होती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी गैस इसमें होती हैं? तो देखो, एक तो आपकी मीथेन हो गई CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एरोसोल्स हो गई, NOx हो गई, ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स इन इंडस्ट्रीज। और ये गैसेस क्यों निकलती हैं? जब हम कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग जलाते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ से क्या निकलती हैं, ये गैसेस निकलती हैं, CH4, CO2 वगैरह। आप लोगों को अभी बताया था मैंने, कोल बर्न करते हैं तो वहाँ से भी निकलती है ना। तो इसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जितने भी होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई आपकी, विंड एनर्जी हो गई, ओशियन हो गया, ओशियन थर्मल एनर्जी, आर इको फ्रेंडली रिसोर्सेज। ये कैसे रिसोर्सेज होते हैं? ये इको फ्रेंडली रिसोर्सेज होते हैं। एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट, और ये कोई भी पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हार्मफुल गैसेस, कोई भी हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे CH4, NOx, SOx, CO2 ETC, यहाँ से आपको नहीं मिलती हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, थस वी कैन सी डैट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं, ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं, आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वाई नॉट प्रोड्यूसिंग हार्मफुल गैसेस, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करती हैं, विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर दोस्तों बढ़ाती हैं, है ना, उनकी तरह ये नहीं करती, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं? तो देखो, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज और दूसरा सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज। अभी हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये जो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, ये एनवायरनमेंट से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। जैसे आपकी फॉसिल फ्यूल्स हो गए, सोलर एनर्जी हो गई जो सन से मिलती है, हाइड्रो एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, है ना। ये कहाँ से मिलते हैं हमको? एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो इन्हीं को हम लोग प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज बोल देते हैं। और इन्हीं एनर्जी रिसोर्सेज को हम लोग और भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर। और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट को अच्छे से पढ़ा, और नॉन कन्वेंशनल के अंदर हम लोग सोलर हो गया, विंड, टाइडल एनर्जी, है ना, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं और क्या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। और अगर मैं बात करूं, इन्हीं को हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी बोल देते हैं। जैसे रिन्यूएबल में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, है ना,
और नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल होते हैं। ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज होते क्या हैं? दीज रिसोर्सेज डू नॉट अकर इन नेचर। ये ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में हमको नहीं मिलते हैं। वट आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज, पर हम इसको ड्राइव कर सकते हैं प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज की मदद से, है ना। अगर हमारे पास प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, हमको पता है, तो उनकी मदद से हम लोग सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज को ड्राइव कर सकते हैं। नेचर से हमें ये मिलते नहीं हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। कैसे ड्राइव करते हैं? कोल को बर्न कर कर, है ना, कोयला को जलाकर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हम लोग H2 ऑब्टेन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ H2O की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब हमें H2 गैस मिल जाती है। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज को ड्राइव कर सकते हैं।